हेलो दोस्त, सीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और कल की क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 17 है। फिर आज के क्लास में भी और कुछ ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे। तो आइए एक बार बोर्ड पर सही तरह से देखिए और अगर आवश्यकता बुझाए तो उतार भी लीजिए, है ना। तो देखो बाबू, हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, यानी द्रवित NaCl। द्रवित माने घोल, माने NaCl के घोल। आइए समझिए, NaCl का घोल। विद्युत अपघटन मतलब NaCl के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत, तो बताओ, जब NaCl के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो आयन में बढ़ जाएगा, एगो Na प्लस, एगो होगा Cl प्लस। सोडियम आयन और ये क्लोरीन आयन। फिर समझिए, जब NaCl के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो NaCl दो भाग में टूट जाता है, एगो सोडियम आयन और एगो क्लोरीन आयन। आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण आइए ये पॉजिटिव आयन एकत्रित होगा नेगेटिव प्लेट पर। नेगेटिव को ही कहते हैं कैथोड, और ये नेगेटिव आयन एकत्रित होगा पॉजिटिव प्लेट पर, मतलब एनोड पर। समझिए बढ़िया से, NaCl के घोल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो दो भाग में टूट गया, एगो सोडियम आयन एगो क्लोरीन आयन। आकर्षण बल के कारण सोडियम आयन एकत्रित कहाँ हुआ, कैथोड पर, और क्लोरीन आयन कहाँ हो गया, एनोड पर। माने सोडियम धातु कोची पर, एनोड पर, और क्लोरीन आयन और क्लोरीन हुआ एनोड पर। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन क्रिया में सोडियम कहाँ एकत्रित होता है, कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ होता है, एनोड पर। अब हम क्वेश्चन पर गौर करते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड, द्रवित माने NaCl के विद्युत अपघटन से, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से कैथोड पर मुक्त होता। तो बताओ, कैथोड पर मुक्त कौन होगा, सोडियम। इसके मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए सोडियम। सोडियम किस में है बाबू, बी में। अब चलिए, अब अगले ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं, पढ़ते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिलोम होता है मतलब व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। तो हम आपको जब चालकता पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। यानी समझिए, प्रतिरोध का प्रतिलोम को कहते हैं तो क्या कहते हैं, चालकता। यानी थ्योरी के मुताबिक 19 का आंसर ये होना चाहिए। अब चलिए 20 ऑब्जेक्टिव देखिए। परबल वैद्युत अपघट पदार्थ में, परबल वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो आयन में टूट जाए। परबल का वैद्युत अपघट का मतलब आयन में टूटना। अब परबल का मतलब पूर्ण रूप से, मतलब हुआ कि ऐसा पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाए, उसी को परबल वैद्युत अपघट पदार्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, परबल वैद्युत अपघट पदार्थ में लेमडा एम, चलिए लेमडा एम को ही मोलर चालकता कहते हैं। लेमडा एम को ही मोलर चालकता कहते हैं। तो याद कीजिए हम लोग थ्योरी, मोलर चालकता संपूर्ण विलयन में उपस्थित
आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। मोलर चालकता यानी लैम्डा एम का मान संपूर्ण विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। और ये भी बताए थे कि जब विलयन को तनु बनाया जाता है तो संपूर्ण विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विलयन को तनु बनाएंगे तो आयन की संख्या बढ़ेगा। जब आयन की संख्या बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगा। यानी तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। आइए इस थ्योरी के अनुसार क्या कहता है। परबल वैद्युत अपघट पदार्थ में लैम्डा एम का मान, लैम्डा एम का, तो थ्योरी आपको क्या होना चाहिए कि विलयन को तनु बनाएंगे माने तनुता बढ़ेगा तो मोलर चालकता का भी मान बढ़ेगा। उस थ्योरी को बताइए। परबल वैद्युत अपघट पदार्थ में लैम्डा एम का मान, पढ़ते हैं ऑप्शन, तनु करने पर बढ़ता है, तनु करने पर स्थिर रहता है, तनु करने पर घटता है या सभी होता है। तो बताओ बाबू, जब विलयन को तनु बनाओगे तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मोलर चालकता का मान संपूर्ण विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। इस थ्योरी के अनुसार लैम्डा एम का मान तनु करने पर बढ़ता है, यानी आंसर होना चाहिए ए। अब चलते हैं और ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, 21वां ऑब्जेक्टिव देखिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको न्यूमेरिकल टाइप का है, पढ़ते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता। कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ? चालकता। चलिए, चालकता में लगे दोनों, पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम, कंडक्टेंस में लगे दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है जो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। चलिए, अब आइए, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड की लंबाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। लिखते हैं इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोडों की लंबाई, तो याद करके बता, इलेक्ट्रोडों की लंबाई को एल से, यहाँ पर एल का मान 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। जबकि प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल का मतलब हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आइए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे लें। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे ले बाबू? 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखते हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को कोची से, ए से, कितना? 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब कहता सेल स्थिरांक है, माने सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? सेल स्थिरांक हो या नियतांक हो, सेल नियतांक बराबर वाट। अब चलिए, सेल नियतांक का फार्मूला होता है L/A।
तो एल का मान हुआ 1.5 बटा ए का मान 0.75। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, ये दशमलव हटेगा तो एगो नीचे 0 बढ़ेगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ये हटेगा तो ऊपर 2 0 बढ़ेगा। चलिए इसको दशमलव हटाएंगे तो 15 गुने 100 बटा 75 गुने 10, काटिए 1 0 से 1 0, 15 पचे 75, 5 दूनी के 10, यानी आंसर हो गया 2। अच्छा, सेल स्थिरांक का मात्रक होता है प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में चर्चा है सेंटीमीटर, तो इसकी मात्रक होगा प्रति सेंटीमीटर। अब मिलाकर देखो कि किस में मिल रहा प्रति, 2 प्रति सेंटीमीटर कहाँ है, तो देख लीजिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, 2.0 प्रति सेंटीमीटर। तो बताओ कैलकुलेशन के मुताबिक कौन आंसर मिल रहा है, तो सी यानी 21 का आंसर सी होगा। चलिए बढ़िया से देख लीजिए, इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसे हम हल करके बताएं उस तरह से आप बुक में यानी पैड पर या कॉपी पर स्टडी करिएगा। अब चलिए आगे ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, 22वां ऑब्जेक्टिव देखिए, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। उस विद्युत धारा का मान क्या होगा, उस विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी यहाँ पर हमको निकालना है विद्युत धारा। तो आपको याद होना चाहिए कि विद्युत धारा को C से दर्शाया जाता है। अब चलिए यानी क्वेश्चन में हमको विद्युत धारा माने C निकालना है ना। कौन विद्युत धारा को, तो कहता कि जिसको 25 सेकेंड तक गमन करने पर, जिसको 25 सेकेंड तक अगर हम गमन करें तो अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ एकत्रित होता है। क्वेश्चन के ओर पढ़ते हैं। उस विद्युत धारा का मान क्या होगा जो 0.25 सेकेंड तक गमन कर इलेक्ट्रोड पर अपने विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर मात्रा में धातु जमा करता है। अब ठेठ भाषा में समझिए कि ऐसे विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है कि जिसको 0.25 सेकेंड तक अगर हम प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर होता है। तो बताओ मेरे भाई, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को W से और विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को Z से, तो क्वेश्चन के मुताबिक W बराबर Z और समय कितना है 0.25 सेकेंड, तो समय को कोची से T से। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, उस विद्युत धारा का मान यानी हमको विद्युत धारा निकालना है, गिवन विद्युत धारा को C से, C बराबर भाट है ना, जो 0.25 सेकेंड, सेकेंड माने समय को T से, T बराबर कितना 0.25 सेकेंड। अब चलिए कब विद्युत धारा निकालना है, जब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को W से, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक को Z से, क्वेश्चन से क्या है बराबर है। तब हमको किसका मान निकालना, C का। तो आइए फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से बताओ, फैराडे के प्रथम नियम से पढ़े होंगे W बराबर Z इंटू CT। अब चलिए W का मान क्या दे, Z, W का जगह Z,
जेड इंटू सी टी, हमको क्या निकालना, सी। आइए बाबू, सी को छोड़ दीजिए और जेड टी को इधर तक गुना में तो हो जाएगा भागा में। सी बराबर जेड बाटा जेड और टी को उधर ले जाइए तो जेड इंटू टी। चलिए जेड से जेड कट गया, बोलो बाबू 1/t, टी का मान बोलो 0.25, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 गो 0 बटा 25, 25 चौके 100। सी कितना हो गया 4। सी माने धारा, धारा को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है तो एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है। कैलकुलेशन के मुताबिक 4 एम्पियर होना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, ई है 2 एम्पियर, 200 एम्पियर, 100 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो एक कैलकुलेशन के माध्यम से इसका आंसर ए होगा। बढ़िया से देख लीजिए और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से आप कॉपी पर या पैड पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, आइए ऑब्जेक्टिव नंबर 23 देखिए। ये भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप का ही है, पढ़ते हैं। अगर वैद्युत अपघट का, इस पर गौर करो, 0.01 एम, कैपिटल एम का अर्थ हम बताए हैं। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलेरिटी, मतलब यहाँ पर सांद्रता यानी सी का मान मोलेरिटी के रूप में है। आइए क्या आगे सॉल्व करते हैं। गिवेन मतलब सांद्रता तेल है, सांद्रता को सी से, सी का मान 0.01 एम। अब आगे पढ़ते, बिलियन के एक सेल में 40 ओम प्रतिरोध वाला होता है, यानी यहाँ पर प्रतिरोध देल है। याद करो प्रतिरोध को कैपिटल आर से कितना देल, 40 ओम का संकेत है। अब आगे पढ़ते, जिसमें 0.4 प्रति सेंटीमीटर, याद करो प्रति सेंटीमीटर किसका मात्रक है, सेल स्थिरांक का, यानी किसका मान हुआ, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक तो याद करके बताओ, सेल स्थिरांक का सूत्र होता है एल बटा ए। एल बटा ए का मान 0.4 प्रति सेंटीमीटर। तब कहता है, तब इसकी मोलर चालकता का मान किसमें निकालना है, प्रति ओम सेंटीमीटर। याद किया जाए, मोलर चालकता का मान किसमें पूछ रहा है, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यानी यहाँ पर हमको मोलर चालकता निकालना है, वो भी किसमें, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल में। आइए मोलर चालकता बना, मोलर चालकता को कोची से लेमडा एम बराबर वाट। अब चलिए लेमडा एम का फॉर्मूला लिखकर पहले हम पता लगा लेंगे कि हमको लेमडा एम निकालने में काची काची की आवश्यकता है। आइए रफ देखिए, लेमडा एम बराबर कप्पा गुने 1000 बटा सी। सी मतलब सांद्रता, और इस सांद्रता का मान होना चाहिए मोलेरिटी के रूप में। यानी लेमडा एम निकालने के लिए हमको कप्पा चाहिए और सी चाहिए। तो सी का मान क्वेश्चन से तो दिया हुआ है, लेकिन कप्पा को क्वेश्चन में नहीं है, यानी मोलर चालकता निकालने के पहले हम पहले कप्पा निकालेंगे। तो आइए पहले हम कप्पा निकालते हैं दोस्तों। चलिए, कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता। कप्पा बराबर फार्मूला होता है एल बाटा आर इंटू ए। चलिए इसको हल करते हैं, 1 बाटा आर गुने एल बाटा ए। आइए इधर देख छोटू, तो 1 बाटा आर, बोलो आर का मान यहाँ दे 40,
चलिए एल बटा ए देल है 0.4, 0.4 तेरे 0.4 हल करते हैं 1/40, 4/10। चलिए इसको काट दीजिए, 10 से कट जाएगा, 1/100 हो गया। कप्पा का मान 1/100, कप्पा बराबर 1/100, जिसका मात्रक होगा प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अगेन मतलब अब, तो अब हमको निकालना लेमडा एम, तो लेमडा एम बराबर होता कप्पा गुने 1000/c। सबके मान को पुट कर दीजिए। देखो बाबू इधर मिटा रहे हैं, देख छोटू पुट कीजिए। आइए, तो कप्पा का मान आंख के सामने 1/100 गुने 1000/c। सी का मान अब देखिए हम लिखे होंगे 0 पॉइंट, देखिए सी का मान है 0.01, 0.01। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, चलो बचा कितना 10/0.01। ये बता पॉइंट के बाद 2 जीरो है, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, बटा 1 यानी 1000 मतलब 10 के पावर 3। मिलाइए कौन आंसर होगा, मिलाओ मेरे भाई, यहाँ कौन आंसर होगा। देखिए 10 के पावर 3 ये आपका आंसर होगा। तो ये आप बढ़िया से देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप का है। जैसे हम आपको हल कर रहे हैं उसी तरह से हल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलते हैं और ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं, पहले बढ़िया से देख लीजिए। तो हाँ बाबू देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 24 देखिए, समझिए 24 को क्या लिखा है, फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। समझिए इसको बढ़िया से, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। तो आप जानिए कि फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम को 2 भाग में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक है फैराडे का प्रथम नियम और एक है फैराडे का द्वितीय नियम। यानी विद्युत अपघटन नियम कहने से दोनों नियम का यहाँ पर बोध हो रहा है, एक फैराडे का प्रथम नियम, एक फैराडे का द्वितीय नियम। क्या बाबू, फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। यानी बाबू फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहने से फैराडे का प्रथम नियम का भी बोध हो रहा है और फैराडे का द्वितीय नियम का भी बोध हो रहा है। अब चलिए बारी बारी से आप याद कीजिए, हम दोनों आपको पढ़ा चुके हैं। फैराडे का प्रथम नियम याद कीजिए कि वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। प्रथम नियम में क्या बाबू, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। यानी फैराडे का प्रथम नियम का संबंध किससे है, आवेश से है। फैराडे का प्रथम नियम का संबंध किससे है, आवेश से है। यानी फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है, आवेश से। अब फैराडे का द्वितीय नियम याद किया जाए। क्या चीज बताए थे,
कि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट पदार्थ के विलयन में समान धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार या समतुल भार या समतुल्यांक भार का समानुपाती होता है। एक बार इस सेंटेंस पर गौर किया जाए। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा समतुल भार का समानुपाती होता है। मतलब हुआ कि फैराडे का द्वितीय नियम समतुल भार यानी तुल्यांकी भार या समतुल्यांक भार से संबंधित है। आइए, द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तुल्यांकी भार कहो या समतुल भार कहो। समतुल भार, एक बार और याद करो, फैराडे के प्रथम नियम का संबंध किससे है? आवेश से। फैराडे के द्वितीय नियम का संबंध किससे? तुल्यांकी भार या समतुल भार से। तो बताओ बाबू, ये दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन नियम। इसका मतलब हो गया कि वैद्युत अपघटन नियम यानी फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम किससे किससे संबंध है? आवेश से और तुल्यांकी भार से। यानी एक बार और याद करो, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम का संबंध किससे किससे है? या तो आवेश से है या तो तुल्यांकी भार से है। समझ में आया? फैराडे का विद्युत अपघटन नियम का संबंध आवेश और तुल्यांकी भार से होता है। फैराडे के प्रथम नियम का संबंध आवेश से है, फैराडे के द्वितीय नियम का संबंध तुल्यांकी भार या समतुल भार से है। अब वैद्युत अपघटन का संबंध आवेश से भी है और तुल्यांकी भार से है। आवेश से और तुल्यांकी भार से। तो ऑप्शन देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पहला बोलता धनायन के परमाणु भार से, नहीं आपको याद होना चाहिए। आवेश से और तुल्यांकी भार से, तो ये नहीं हो सकता है। बी देखिए, धनायन की गति से, ये भी नहीं हो सकता है। ऋणायन की गति से, ये भी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक के समतुल भार से, इससे होता है। यही इस थ्योरी के मुताबिक 24 का आंसर डी होना चाहिए। आइए अब हम अगले ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं। तो बाबू आगे ऑब्जेक्टिव पर गौर किया जाए। पहले बढ़िया से बोर्ड को देखिए, समझिए और आवश्यकता बुझाए तो कॉपी पर उतारिएगा, पैड पर उतारिएगा। तो देख लिए, आइए देखा जाए, पढ़ते हैं। विशिष्ट चालकत्व, यहाँ पर एक वर्ड आया चालकत्व। चालकत्व का मतलब होता है चालकता, यानी हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकता की इकाई। तो आइए हम विशिष्ट चालकता की इकाई कई रूप में बताएं, एगो मीटर के रूप में, एगो सेंटीमीटर के रूप में। तो पहले डिसाइड कर लें कि हम लोग किस रूप में लिखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, सेंटीमीटर, 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 यानी हम यहाँ पर सेंटीमीटर के रूप में चर्चा करेंगे। तो आइए रफ देखिए, विशिष्ट चालकता का इकाई प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। और आपको याद होना चाहिए कि प्रति सेंटीमीटर को महो या सीमेंस कहा जाता है। या लिख सकते हैं प्रति ओम के जगह महो प्रति सेंटीमीटर, महो के जगह सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। यानी विशिष्ट चालकता का इकाई सेंटीमीटर के रूप में 3 रूप में है। पहला प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, दूसरा महो प्रति सेंटीमीटर, तीसरा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए सगरो सीमेंस की चर्चा है। तो बताओ बाबू, एक्चुअली सीमेंस में क्या आंसर होना चाहिए? सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, यानी इसके मुताबिक 25 का ऑब्जेक्टिव सी होना चाहिए। अब आइए लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए 26। निम्न में से कौन सी अवस्था में विलयन की मोलर चालकता बढ़ेगी? हम कई बार बताएं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का मान विलयन के संपूर्ण आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। और जब विलयन को तनु बनाते हैं तो आयनों की संख्या बढ़ेगा,
यानी हम कह सकते हैं कि मोलर चालकता का मान तनुता पर निर्भर करता है। यानी तनुता बढ़ने से मोलर चालकता की मान बढ़ेगा। याद रखो, मोलर चालकता का मान बढ़ेगा कौन अवस्था में? तनुता बढ़ने पर। चलिए देखिए, तनुता बढ़ने पर कौन ऑप्शन में है? आंसर सी में है। ये था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जितना टॉपिक पढ़ाएं उससे रिलेटेड, उससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आपको चर्चा किए हैं। अब हम आपको इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है, जो सांख्यिकी प्रश्न होता है, उस पर चर्चा करते हैं, है ना। सॉरी, जो न्यूमेरिकल है, जो सांख्यिकी प्रश्न है, इसको इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके ठीक बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको इससे रिलेटेड जो सांख्यिकी प्रश्न है, यानी इम्पोर्टेंट जो सांख्यिकी प्रश्न है, उसको समझाएंगे, बनाकर दिखाएंगे। इसके साथ एक क्लास को समाप्त किया जाता है।